स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हार्डिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। किसी भी शरीर को स्वस्थ रखना है तो ज़रूरी है कि आपका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ हो, लेकिन मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि लोगों का शरीर जो है वो कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। उससे भी ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा दिल को सेहतमंद रखना इस समय चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मौजूदा दौर में हृदय से जुड़ी हुई गंभीर समस्या एक विकराल रूप ले रही है। उसको सही समय पर उपचार और उसके साथ सही जांच का पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इसी तरह की तकनीक अब डेवलप हो चुकी है, मेडिकल साइंस ने बेहद ज़्यादा तरक्की कर ली है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज़ करते हैं हेल्थ गुरु का। आज हमारे साथ इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन राव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू शालिनी एंड हेलो व्यूअर्स, थैंक यू। सर, सबसे पहले बात करते हैं कोरोनिकल एंजियोग्राफी क्या होती है और इसकी ज़रूरत कब महसूस होने लगती है मरीज को कराने के लिए? कॉर्निया एंजियोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हार्ट में जो जाती हुई धमनी है उसका एक हम ग्राफ चित्रण करते हैं डाई देने के बाद, और उसको एक्सरे मशीन के द्वारा देखते हैं। तो जो जहाँ जहाँ डाई जाती है वहाँ पे वो कॉर्निया एंजियोग्राम हम देख पाते हैं। हम उसमें कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस नहीं हैं, क्या और समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। इसके इंडिकेशन बहुत ही क्लियर हैं। अगर किसी को हार्ट का अटैक हुआ है तो नंबर 1 इंडिकेशन है कि उसको, आजकल हम डायरेक्ट ऐसे पेशेंट्स को कोरोनिया एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं और इन पेशेंट्स को कोरोनिया एंजियोग्राफी में देख के जो नस 100% बंद होती है उसको तुरंत खोला जाता है। इसको हम बोलते हैं डोर टू बलून टाइम, यानी कि किसी मरीज़ को जो हमारे अस्पताल में आता है और उसकी जो एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी होती है उसको बोलते हैं डोर टू बलून टाइम। जब हम गुब्बारा फुला के वो नस खोलते हैं जो 100% बंद होती है, तो उसका जो डोर टू बलून टाइम होता है 30 मिनट होना चाहिए। ये इंटरनेशनल मापदंड है कि एक अच्छे अस्पताल का, और हमारे मैक्सिमम मरीज इस मापदंड को पूरा करते हैं, जिसका हमें बहुत बहुत गर्व है। और सर, किस सिचुएशन में मरीज आता है और कब आपको ज़रूरत पड़ती है कि अब ये स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? भाई कोई पेशेंट है जो 12 घंटे के अंतराल के अंदर हार्ट अटैक के या चेस्ट पेन के आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स का हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो दूर दराज इलाके में जो खून पतला करने की एक दवाई होती है जिसको क्लॉट बर्स्टिंग मेडिकेशंस भी आम भाषा में कहा जाता है, तो वो जब फेल होता है, मतलब जब वो देते हैं उसके बाद उसके फेलियर रेट्स अराउंड 50 से 33% हैं। तो जब ये ऐसे मरीज़ आते हैं जिसको हम रेस्क्यू PTCA कहते हैं, रेस्क्यू PTCA का मतलब ये है कि ऐसे वो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक हुआ है और खून पतला करने की दवाई दी गई है बट वो खून पतला करने की दवाई कारगर नहीं सिद्ध हुई है, इसलिए ऐसे मरीज़ को भी हमको रेस्क्यू में तुरंत आनन फानन में किसी भी वक्त रात में लेना पड़ता है। तो ये एक और इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन ये है किसी को चलने में सीने में दर्द होता है, उसका हम TMT करते हैं। TMT पॉजिटिव आता है, काफ़ी हद तक स्ट्रांगली पॉजिटिव आता है। ऐसे मरीज़ को भी हम एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं ताकि हम इनकी नसों को देख सके, कहाँ कोई जटिल समस्या तो नहीं है, कोई ज़्यादा ब्लॉकेजेस तो नहीं है। तो ऐसे में ऐसे मरीज़ का भी हम हार्ट अटैक के अलावा जो मरीज़ जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको चलने में सांस फूलती है, जिसको एंजाइना कहते हैं, और वो TMT द्वारा पॉजिटिव पाए जाते हैं, ऐसे मरीज़ों का भी हम एंजियोग्राफी करते हैं। अब पहचाने कैसे, उसके लक्षण किस तरह के होते हैं? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है समझाने के लिए, बट इन जनरल एक भूत रूप से ये माने आप कि अगर किसी मरीज़ को जॉ यानी कि जबड़े से अम्बलाइकस यानी कि नाभि के बीच में कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग है, हाँ सांस फूल रही है या पेन है या बर्निंग सेंसेशन है या खिंचाव है या भारीपन है या जकड़न है,
इस दोनों के बीच में कभी भी हो, और ये मरीज आमतौर पे 40 के ऊपर हो, जिनके फैमिली में हार्ट की समस्याएं रही हो, इनको डायबिटीज़ हो, ये तंबाकू का सेवन करते हों, ऐसे मरीज़ों को कभी भी पहली बार जब ऐसा होता है तो ये लक्षण को अपन को हार्ट अटैक के रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण गैस के हो सकते हैं, ये लक्षण मांसपेशियों के दर्द के हो सकते हैं, ये लक्षण न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट्स के हो सकते हैं, ये लक्षण हड्डियों से आने वाले पेन के हो सकते हैं। तो लेकिन सारे लक्षणों में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है, जो सिनिस्टर होता है, वो हार्ट अटैक होता है। तो सबसे पहले हमें हार्ट अटैक रूल आउट करना चाहिए, और इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने फिजिशियन की या अपने जो भी नेबरहुड गुड स्मारिटेंस हैं उनसे सलाह लेके एक ECG कराना चाहिए। ECG ठीक आए तो फिर रिपीट 1 घंटे बाद कराना, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत कराना चाहिए। बट याद रखने वाली चीज़ यह है कि पहली बार कभी ज़िंदगी में या आपको ये हुआ हो कि नाभि और जबड़े के बीच में कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर एक ECG और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सर, ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? मरीज़ को कितना ज़्यादा थोड़ा पैनिक सिचुएशन रहती है? हाँ, हार्ट अटैक के समय तो पैनिक सिचुएशन रहती है, तो ऐसे मरीज़ों को आमतौर पे हम तुरंत लेते हैं। जैसे कि मैंने डोर टू बैलून टाइम, हमारा मकसद यह है कि 30 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाए। मरीज़ आता है, हम उसके जो पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, बालों को अलग करते हैं, उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट भेजते हैं। बट हम ब्लड टेस्ट के लिए रुकते नहीं है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, डायरेक्ट उनको एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं और एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये प्रक्रिया में आमतौर पर अराउंड 1 घंटा लगता है, जब तक मरीज़ को ठीक कर, मतलब कैथ लैब से हम बाहर ना करें, 1 घंटा करीब लगता है। नॉर्मल दूसरी एंजियोग्राफी है जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, इलेक्टिव एंजियोग्राफी है, उन इलेक्टिव एंजियोग्राफी में हम ये है कि पहले मरीज़ को हम देखते हैं, उनको शेड्यूल करते हैं एंजियोग्राफी के लिए, अगले दिन मॉर्निंग में बुलाते हैं, हम कहते हैं ब्रेकफास्ट करके आ जाएं, और कुछ प्रिलिमिनरी ब्लड टेस्ट होके हम एंजियोग्राफी करते हैं। चूँकि हमारा जो अस्पताल है उसमें 99% पेशेंट्स का जो हाथ से ही एंजियोग्राफी होती है, तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, अगर ठीक है या कुछ ऐसा नहीं है, तो हम 1-8 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ लगता है तो हम उसको उसी समय एंजियोप्लास्टी करके हम ICU में रख के नेक्स्ट डे भेजते हैं। CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत कब पड़ती है सर? जो पेशेंट जिनका हमें लगता है कि इनकी TMT में कुछ बारीक से लक्षण हैं, पर इनके घर में सबको हार्ट अटैक हुआ है, उनकी TMT नॉर्मल है, बट उनको सिम्टम्स हो रहे हैं कि मतलब सीने चलने में, सीने में दर्द हो रहा है, खुद को डायबिटीज़ है, स्मोकिंग करते हैं, तो अगर उनका रिस्क हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 5% के लगभग आता है, जिनको इनको हार्ट अटैक हो सकता है, तो 5% के लगभग आता है। तो इस पेशेंट, ऐसे मरीज़ों को हम CT कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर उसमें कुछ छोटा सा प्लाक या लिपिड या कोई चीज़ें आती तो हम ऐसे पेशेंट्स को स्टैटिन्स यानी कि लिपिड रिड्यूसिंग ड्रग से इलाज करते हैं हम लोग। सर, हाई रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए, क्योंकि हर एक सर्जरी कराइए या एंजियोप्लास्टी कराइए, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। 2 तरीके का रिस्क फैक्टर की बात कर सकते हैं, या तो रिस्क जिसको हार्ट अटैक होने का रिस्क, एक दूसरा हार्ट अटैक होने के बाद का रिस्क। तो पहले मैं हार्ट अटैक होने के पहले का रिस्क बताता हूँ। तो क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं और हम लोग सेब एक हमारा बहुत ही कॉमन खाने वाली वस्तु, ब्रेड में भी लोगों को देखा मैंने डालते हुए, पराठे में भी और पोहे में तो डलता ही है। तो छोड़ा सेब मैंने एक निमोनिक बनाया, CHODASEB, छोड़ा सेब, ताकि इंदौर से कनेक्टेड है और इंदौर के लोग इसको याद रख सकते हैं। तो पहले C से होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें LDL कोलेस्ट्रॉल खासकर 80 से कम रखनी चाहिए। अगर ये 80 से ज़्यादा है तो हमें रिस्क फैक्टर है। दूसरा होता है H से हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है तो हमें रिस्क फैक्टर होता है। ऐसे ही जो 8-9 रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कुल मिला के 90% हार्ट अटैक को बुलावा देते हैं। तो इन सब को अगर अपन कंट्रोल करेंगे तो हमें 90% हम हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। CH के बाद आता है O इज़ फॉर ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर हमारी कमर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम प्रोन है हार्ट अटैक के, तो उसको हमें 80 सेंटीमीटर से कम रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है D से आता है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह, ये
जब पहली बार डायग्नोज होती तो हम ये मानते हैं कि उस मरीज़ का इतना रिस्क है जितना एक मरीज़ के हार्ट अटैक को हो चुका है। तो डायबिटीज़ एक और रिस्क फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद ए आता है एज मोर देन 65 ईयर्स इन मेल एंड मोर देन 75 ईयर्स इन फीमेल्स, अगर ये रहती है तो ये भी एक अपना रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ये 5 हो गए। एस से फिर आता है स्ट्रेस, स्मोकिंग, स्पाइस। तो अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है या अननेसेसरी स्ट्रेस लेता है तो दीज आर द फैक्टर्स विच में लीड हिम टू हार्ट अटैक। तो इन हार्ट अटैक को से बचने के लिए हमें स्ट्रेस और स्मोक से दूर रहना चाहिए। ई से इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि 80 मिनट पर वीक अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता, अपने लिए नहीं देता है, पैदल नहीं चलता है, फास्ट पेस में नहीं चलता है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो 80 मिनट पर वीक यानी कि 8 मिनट्स पर डे, 10 मिनट पर डे चलना है। और जो कदम की चाल है हमारी 80 कदम पर मिनट यानी कि 80 स्टेप्स पर मिनट लेना है, इसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। तो ये 80 से आप याद रख सकते हैं और इससे आप 80% हार्ट अटैक से दूर रह सकते हैं। और एस ई के बाद वी आता है। वी इज़ फॉर वाइटामिन्स, लैक ऑफ वाइटामिन्स एंड फ्रूट्स। अगर अपन विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी और फ्रूट्स का सेवन नहीं करते हैं तो ये हमारे रिस्क का या हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाता है। ये 8-9 रिस्क फैक्टर्स जो है, एक इंटर हार्ट स्टडी हुई थी। इंटर हार्ट स्टडी करीब 3.5 लाख लोगों में हुई थी और सलीम यूसुफ साहब ने करी थी। और ये स्टडी में ये बताया था अगर इन 8-9 रिस्क फैक्टर को हम दूर रखेंगे तो हम 80% हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। तो ये याद रखने की बात है, छोड़ा से। सर, हम जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट होता है कि जब इस तरह की प्रक्रिया की जाती है, फॉलोअप कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर इन मरीजों को एक रूटीन चेकअप के तौर पर लगातार विजिट करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर? एक्चुअली एंजियोप्लास्टी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हम रिस्क समझें। वो रिस्क सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे होती है, उसके बाद फर्स्ट वीक होती है, फिर फर्स्ट मंथ होती है, फिर फर्स्ट ईयर होती है। यानी कि जो स्टेंट हम इम्प्लांट करते हैं वो उसमें एलर्जी होने की संभावना रहती है, वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे होती है। धीरे धीरे वो स्टेंट अपने शरीर में समाता है तो फर्स्ट वीक में उससे कम होती है, बट इट इज़ मोर देन फर्स्ट मंथ स्लोली। और 1 साल बाद क्या होता है कि उसमें पूरी परत जम जाती है स्टेंट, तो वो आमतौर पे वो शरीर में समा जाता है, शरीर का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लॉट ऑफ ट्रायल्स। तो इसी कारण से जब हम पेशेंट्स को फर्स्ट डे हम आईसीयू में रखते हैं, सेकेंड डे हम उनको वार्ड में रख के डिस्चार्ज करते हैं थर्ड डे, और इस थर्ड डे के बाद हम 1 हफ्ते बाद उनको वापस बुलाते हैं। कुछ ज़रूरी जो निर्णायक टेस्ट होते हैं जो पहले अब नॉर्मल आए थे, या कुछ मेडिकेशंस के बाद क्योंकि लिवर फंक्शंस बढ़ जाते हैं या किडनी में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो टेस्ट हम लोग करा के उनको बुलाते हैं, ECG करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इको करते हैं। देन वी फॉलो अप देम आफ्टर 1 मंथ। इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं, तब भी खान पान, रहन सहन, क्या करना है क्या नहीं करना है हम बोलते नहीं हैं। हम उनको एक QR कोड देते हैं, एक गाइडलाइंस देते हैं। कुछ जो डाइटिशियंस हैं वो हमें इन लोगों को पूरे डाइट चार्ट्स देती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ चीज़ रहता है और इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट बहुत रेडी रहता है। जब उसको एक्यूट हार्ट अटैक आता है, जब वो सुधर जाता है तो उतना शायद वो सतर्क नहीं रहे या रेडी नहीं रहे इन सब चीज़ों को, कंप्लाइंट नहीं रहे इन सब चीज़ों को करने के लिए। इस कारण से जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको हम सारी चीज़ें इन हॉस्पिटल विद इन हॉस्पिटल बता दें, क्योंकि रिश्तेदार भी के पास समय होता है, उनको पता नहीं होता क्या करना है, तो इन सब चीज़ों को हम अस्पताल में ही करते हैं। और इसको हम 1 हफ्ते बाद पूछते हैं सबसे कि क्या ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से फॉलोअप होता है। 1 साल जब बीत जाता है तो हम पूरे टेस्ट दोबारा कराते हैं, जो कि हम फर्स्ट वीक में कराते हैं। दूसरा, थायराइड, किडनी, ये सारे टेस्ट दोबारा कराए जाते हैं, शुगर्स, सो दैट वी नो कि ही इज़ नॉट डेवलप्ड अ न्यू डिजीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 1 साल से ये मेडिकेशंस खा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये रहती है कि फिर हम इनका इको TMT रिपीट करते हैं। TMT से ये पता चलता है कि जो स्टेंट जो हमने लगाया था 1 साल पहले वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, या कोई नई जगह बीमारी तो नहीं हुई। अगर स्टेंट ठीक काम कर रहा है, नई जगह बीमारी नहीं हुई, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और जो कुछ हम एंटीप्लेटलेट्स जो देते हैं, जो कि हम बहुत पोटेंट एंटीप्लेटलेट्स फर्स्ट ईयर देते हैं, उसको हम डीएस्केलेट करते हैं, सिंगल एंटीप्लेटलेट पे करते हैं, ताकि ब्लीडिंग की संभावनाएं फिर कम हो जाए। तो इस तरीके से फॉलोअप्स होते हैं।
सर IVVS और OCT की ज़रूरत कब पड़ती है? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, हमारे सारी पब्लिक को जानना ज़रूरी है। तो आईवस यानी कि इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और OCT यानी कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोनोग्राफी, ये दोनों ही एक रिलेटिवली नए हैं इंदौर में। इनमें ये रहता है कि ये अपने जो शरीर या कोरोनरी आर्टरी के भीतर जाके वो उसका सारा जायज़ा लेते हैं, वॉल कैसी है, कैल्शियम है या नहीं है, ब्रांचेस ठीक है या नहीं। क्योंकि हमारी जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है ये अब 2 डायमेंशनल ठीक है, मतलब हम कोई भी चलित पिक्चर है हम 2 डायमेंशन देख सकते हैं, 3rd डायमेंशन नहीं दिखता। तो ये जो दोनों हैं ये हमें 3rd डायमेंशन का बताती हैं। सतही तौर पे जैसे एक नाव चली जा रही है समुद्र में या पानी में, तो हम ऊपर की चीज़ें देख सकते हैं, नीचे की नहीं देख सकते। तो ये एक पनडुब्बी की तरह काम करती है, जिसके कारण हम नीचे जब शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, जो आर्टरीज में प्रॉब्लम्स हैं, वो देख सकते हैं। इसका महत्व ये है कि हम लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो कैल्शियम है तो हमें कोई और चीज़ तो नहीं लगेगी जिससे हम स्टेंट डायलेट कर सकें। जब हम कोई भी स्टेंट डायलेट करते हैं तो उसका पैरेलल होना ज़रूरी है, यानी कि वो कहीं से मुड़ा रहेगा तो यहाँ पे ब्लड रुकावट होगी, क्लॉट बनने की संभावना है, कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना है। तो स्टेंट पूरा ही फ्लैट डायलेटेड होना चाहिए। अगर कुछ कैल्शियम है, कैल्शियम इज लाइक रॉक, वो यहाँ पे है तो हम इसको डायलेट नहीं कर पाएंगे साधारण आमतौर की एंजियोप्लास्टी से। तो जब हम आईवस डालते हैं या OCT डालते हैं, हमें पता चलता है कैल्शियम है या नहीं है, कितना कैल्शियम है, क्या ये सतही कैल्शियम है या शरीर मतलब आर्टरी के वॉल तक जमा हुआ है, मोटा है, पतला है। तो ये कैल्शियम के कारण हमको ये हमें ये पता चलता है कि हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी ताकि हमारी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल। फर्स्ट। सेकेंड, OCT द्वारा हम ये करते हैं कि जब हम OCT करते हैं तो स्टेंटिंग के बाद कि स्टेंट ठीक से डायलेटेड है नहीं, पूरा पैरेलल वॉल्स हैं कि नहीं, कहीं जो छोटा कोई डिसेक्शन तो नहीं हो गया या धमनी में कुछ रुकावट तो नहीं आ रही, क्लॉट तो नहीं जम गया। तो इन सब चीज़ों से जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं स्टेंट्स के वो बहुत अच्छे पाए गए हैं। तो इसलिए ये एडिशन है हमारे अस्पताल में। मेरे ख्याल से सेंट्रल इंडिया में हमारा ये अस्पताल एक ऐसा होगा जिसमें OCT और आईवस दोनों ही प्रक्रिया हैं, दोनों के अलग अलग मापदंड हैं, दोनों की अलग इमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं, दोनों को अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। सर, हम देख रहे हैं कि हार्ट डिसीज़ बेहद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इसके इलाज किस तरह से संभव हो पा रहे हैं? हार्ट डिजीज़ का इलाज तो काफ़ी हद तक हम काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने भी 5% वाले मरीज़ को एक आर्टिफिशियल हार्ट डाल के, जो कि तब इट इज़ अ मैजिक, आई विल कॉल इट अ मैजिक, कि वो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया उसने, आर्टिफिशियल हार्ट ने उस समय का उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट किया। फिर जब हमने एंजियोप्लास्टी कर दी तो ब्लड हार्ट को मिलने लगा, तो ब्लड हार्ट की पंपिंग बढ़ गई। फिर हमने वो आर्टिफिशियल हार्ट निकाल दिया। तो एक मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एक सपना जैसा लगता था ये चीज़ कोई बोल रहे हैं। तो ये अब संभव है। मरीज़ आया स्ट्रेचर पे, सांस फूलते और चलते हुए वापस गया। तो ये एक ड्रीम ही है जो आजकल सही हो रहा है। हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका बाईपास नहीं किया जा सकता है, उन लोगों के लिए क्या कुछ ऑप्शंस रहते हैं? हाँ, जिनका बाईपास नहीं किया जा सकता है कारण कि वो काफ़ी सिक हैं, जैसे उनकी पंपिंग कम है, उनमें उनके लंग्स में अस्थमा है, ज़्यादा लंग्स ख़राब हैं, या उनको कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, या वो खुद नहीं चाहते बाईपास हो, क्योंकि कई लोगों की भी ये समस्या रहती है, वो काफ़ी डरते हैं। बाईपास एक बहुत बड़ी सर्जरी मानी जाती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है। ख़ास करके ऐसे मरीज़ जिनके कैल्शियम है, आई मीन किसी को बाईपास के लिए इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट भेजता है क्योंकि उसकी एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है। तो ऐसी एंजियोप्लास्टी हार्ट में की नसों में कैल्शियम होना होता है, तो इसको बोलते हैं कि कैल्सिफाइड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके लिए आमतौर पर पहले के ज़माने में कोई और विकल्प नहीं होता था, हम इनको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखते थे। बट आजकल एक रोटा एब्लेशन करके एक प्रक्रिया है जिसको हम वो एक मिक्सी जैसे एक बर होता है जो कि हम हार्ट की नसों में डाल के उसको 160,000 राउंड पर मिनट पे उसको करते हैं, शेव करते हैं, ताकि वो
खिंच जाए, रोटर होता है वो, तो कैल्शियम वहाँ से पतले 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 पाउडर हो जाता है, उसके बाद हम स्टेंट इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया होती है IVL, इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी, यानी कि पहले के ज़माने में जो यूरिट्रिक स्टोन थे उसको हम लोग ऐसे लिथोट्रिप्सी से ब्रेक करते थे। वो अभी रिसेंटली 2018 से हार्ट के क्षेत्र में भी आ गया है। जब उसको हम नसों में डालते हैं तो वो करंट, सोनिक करंट, सोनिक प्रेशर वेव्स जनरेट करता है, जो कि एक 50 मिलीमीटर Hg की होती है, यानी कि जो अपने टायर में 22, 25, 30 PSI से प्रेशर से हम हवा भरते हैं, तो ये प्रेशर वेव्स जो है 50 PSI के प्रेशर से वो उस कैल्शियम को बार बार ब्रेक करती है, तो पाउडर कैल्शियम हो जाता है। उसके बाद हम ये स्टेंट इम्प्लांट कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी, शॉक वेव भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो इसका जो एक अडाज है, जो उसका जुमला है, जो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं बटन ऑन कैल्शियम गॉन। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे अस्पताल में आमतौर पर रोज़ एक हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो नो रिस्पॉन्स पेशेंट हैं, नो ऑप्शंस पेशेंट्स हैं, उनको हम बाईपास ना भी कराएं तो हम उनको एटलीस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी जो है वो और ज़्यादा ग्रूम होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हार्ट सर्जरीज में भी नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो इजाद हो गई है, और 5% भी अगर आपका हार्ट फंक्शनिंग करता है तो आज मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज अपना जो जीवन है उसको बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, और इसका उदाहरण अपोलो हॉस्पिटल ने हाल ही में पेश भी किया है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24।